Hello to all. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, who is always in news, you will always see his posts, his comment, and his powerful oratory skills in all the social media platforms. In today's The Hindu newspaper, it has been discussed that Assam government is going to bring three major policies which has a huge impact on how the politics of Assam would be. In this session, I will be discussing about what are those three policies which Assam government is going to implement in the coming time. The first policy is a new domicile policy. असम गवर्नमेंट एक नया डोमिसाइल पॉलिसी लाने जा रही है जिसमें असम गवर्नमेंट में जितने भी जॉब्स हैं वो वहां के लोकल रेसिडेंट्स के लिए रिजर्व किए जाएंगे. दैट मीन्स ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स इन असम विल बी रिजर्व्ड फॉर द रेसिडेंट्स हु आर लिविंग ओनली इन द असम. तो ये पहला पॉलिसी है असम गवर्नमेंट के द्वारा जो वो लाने जा रही है. सेकेंड पॉलिसी जिसके ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा ऑलरेडी काफी एग्रेसिव हैं, लव जिहाद के इशू पे. इस मुद्दे पर भी असम गवर्नमेंट आने वाले समय में पॉलिसी लाने वाली है. लव जिहाद बेसिकली एक टर्म है जो हम लोग पॉलिटिक्स में यूज करते हैं और इसका मतलब होता है जब कोई दूसरे कम्युनिटी के लोग हिंदू कम्युनिटी के लड़कियों को अपने अंदर लाकर उनसे मैरिज का फॉल्स प्रॉमिस करते हैं या मैरिज कर कर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं. इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लोकल पॉलिटिक्स में लव जिहाद कहते हैं. हेमंत बिस्वा शर्मा की असम गवर्नमेंट अब लव जिहाद के ऊपर भी नया कानून लाने जा रही है. Third important policy which Assam government is going to bring is that no buying or selling of land between Hindus and Muslim. असम गवर्नमेंट का यह कहना है कि बहुत सारे जमीन जो हिंदू कम्युनिटी के हैं उनको किसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी हड़प रही है या छीन रही है. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अब जितने भी प्रॉपर्टी हैं जो हिंदू लैंड ओनर से मुस्लिम्स के पास शिफ्ट होंगे उन सारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के समय असम के चीफ मिनिस्टर, असम के गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा. सो ये तीन पॉलिसीज जो लाए गए हैं, ऑपोजिशन ऑफ असम इज हाईली क्रिटिसाइजिंग दिस मूव. उनका ये कहना है कि ये सारे रेटोरिक्स हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है, ये केवल लोगों को सही मुद्दे से भटकाने की प्रयास है. इसका सच क्या है, इसका झूठ क्या है, that is not the purpose of this session. The purpose is to understand what are these three policies, and especially we are going to discuss the first policy which is very relevant from our examination point of view. आगे बढ़ने से पहले सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि हमारी इंग्लिश में बैच दिल्ली में करोल बाग सेंटर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसके साथ ही साथ हिंदी में भी बैच हमारे मुखर्जी नगर सेंटर पे ऑलरेडी चल रही है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए प्रयागराज में हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको अवेलेबल होगा. बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे लिंक पर जाकर अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे स्कॉलरशिप और तमाम नए बैचेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. ठीक है, वापस हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं. अगर हम बात करते हैं कि क्या सरकारी जॉब्स लोकल रेसिडेंट्स के लिए रिजर्व किए जा सकते हैं, तो इसको समझने के लिए वी हैव टू गो बैक टू आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू इक्वालिटी के चैप्टर में आता है, इसमें बताया गया है कि जॉब्स में रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या होगी. संविधान रिजर्वेशन इन जॉब्स के बारे में क्या कहता है. अगर आप आर्टिकल 16 क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि किसी भी स्टेट जॉब्स में, सरकारी जॉब्स में सरकार किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस. मतलब आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि रेसिडेंस के आधार पर सरकार सरकारी जॉब्स में
किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में एक एक्सेप्शन लिखा गया है। वो एक्सेप्शन है कि सरकारी जॉब्स में रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन तभी किया जा सकता है जब उस मुद्दे के, उस विषय के ऊपर कोई लॉ लाया जाए, जो लॉ केवल पार्लियामेंट ला सकती है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो सरकारी जॉब्स में पोस्ट्स को रिजर्व कर सके अपने लोकल रेसिडेंट्स के लिए। अगर ये किसी के पास पावर है तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16(3) के अंदर ये पावर केवल पार्लियामेंट के पास है। मतलब ओनली पार्लियामेंट कैन रिजर्व सर्टेन स्टेट जॉब्स फॉर सम पर्सन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर एरिया और ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिडेंस स्टेटस। सो अगर हम आर्टिकल 16 के हवाले की बात करें तो असम गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई पावर ही नहीं है कि वो असम में अपने गवर्नमेंट जॉब्स में केवल लोकल डोमिसाइल रेसिडेंट्स को रिजर्वेशन दे सकता है। अब हम आर्टिकल 16 के बारे में और थोड़ा बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने जॉब्स को रेसिडेंस के लिए रिजर्व कर सकती है, बिकॉज आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है, बिकॉज ये पावर केवल पार्लियामेंट के पास दिया गया है। केवल पार्लियामेंट कैन ब्रिंग अ लॉ टू डू दिस। तो सवाल यह आता है कि क्या असम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या केवल ये एक जुमला है, ये लोगों को भटकाने की प्रयास है। तो अगर हम देखें कि कैन स्टेट डू दिस, इसमें बात करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के बारे में। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जो अभी हमने जस्ट देखा कि ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट कोई लॉ लाकर ये कह सकती है कि ये जितने भी जॉब्स हैं ये केवल रिजर्व होंगे अब वहां के लोकल रेसिडेंट्स के लिए। इसी पावर के थ्रू पार्लियामेंट ने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957 पास किया था। 1957 की ये कानून ने जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जो इस तरीके का क्राइटेरिया रखे थे उन सारे चीजों को बंद कर दिया। 1957 एक्ट के बाद यह कहा गया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी इस तरीके का प्रोविजन अपने स्टेट जॉब्स में दे रही है वो अब परमिसिबल नहीं है। सो बाय द 1957 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रेसिडेंस के बेसिस पे अपने जॉब्स में रिजर्वेशन अब नहीं दे सकती थी, और वो जो दे रही थी उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन इस एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस था कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए, सच एज आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये जो चार राज्य हैं, ये अपने जॉब्स में लोकल रेसिडेंट्स को रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये केवल पावर जो है ये आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर जो पार्लियामेंट ने लॉ लाया है इसके अंदर ये पावर केवल 4 राज्यों के पास है। इसका मतलब कि इस एक्ट के अंदर और कोई भी तीसरे स्टेट इस तरीके का क्राइटेरिया नहीं ला सकते हैं। दूसरे प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 370 जो अब स्क्रैप डाउन हो चुका है, बट आर्टिकल 370 के अंदर भी स्पेशल पावर दिया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी सरकारी जॉब्स हैं वो केवल रिजर्व होंगे वहां के लोकल नागरिकों के लिए। मतलब बाहर का कोई पर्सन जाके जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में जॉब नहीं कर सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में। देन अगर बात करें आर्टिकल 371 के बारे में, आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल है जो कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को किसी स्पेशल तरीके का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जो भी स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स लाइक नागालैंड हो गए, मणिपुर हो गए, या कोई और भी स्टेट, ऐसे जितने भी स्टेट्स हैं जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है उनके लिए ये आर्टिकल 371 कुछ स्पेशल प्रोविजन रखता है। इसी आर्टिकल 371 डी की बात करें जो आंध्र प्रदेश के बारे में है, तो आंध्र
आंध्र प्रदेश को आर्टिकल 371D के अंदर कुछ स्पेशल पावर दिया गया है टू हैव डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल कैडर इन स्पेसिफिक एरियाज। कुछ स्पेसिफिक एरियाज जो बहुत पिछड़ा एरिया है, जो बहुत ही डिप्राइव्ड एरिया है, वैसे एरिया में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपने लोकल रेसिडेंट्स को डायरेक्टली रिक्रूट कर सके। तो ये आप देख सकते हैं कुछ स्पेशल पावर है जिसके अंदर स्टेट्स जो हैं वो लोकल रेसिडेंट्स को रिजर्वेशन दे सकते हैं। एक पावर आर्टिकल 16(3) के अंदर जो पार्लियामेंट ने लॉ लाया है उसके अंदर 4 स्टेट्स को ये पावर दिया गया है। पहले आर्टिकल 370 था जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर को ये पास स्पेशल पावर था। आर्टिकल 371D के अंदर आंध्र प्रदेश के पास ऐसा पावर है, लेकिन इन कोई भी स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल आर्टिकल्स में असम के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। सो अगर हम ऊपर से एनालिसिस करें, सो दिस लॉ विल बी चैलेंज्ड। अगर असम गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ लाता है तो दिस विल बी चैलेंज्ड। अब बात करते हैं कि असम ने आखिरकार ऐसा लाया क्यों? Why did the Assam government or Assam government is going to bring such a policy? इसका जो रूट है वो असम एकॉर्ड से आता है। आपको पता है असम एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स बाहर से आए हैं और उसकी वजह से असम की जो डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन मैट्रिक्स है, उसमें काफी ज्यादा चेंज हुआ है। इसी के खिलाफ काफी अरसे तक असम में एक प्रोटेस्ट चला था आसू के द्वारा, असम स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा, और उसकी वजह से 1971 में असम एकॉर्ड लाया गया जिसके अंदर असम को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए थे विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्टिंग द कल्चर, लैंग्वेज एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ असमीज पीपल। तो इसी असम एकॉर्ड के क्लॉज 6 में कुछ ऐसे पावर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन असम देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट। अभी तक असम में किसी भी तरीके का ऐसा रिजर्वेशन नहीं है। बट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपॉइंटेड कमिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ द असम एकॉर्ड हैज रिकमेंडेड जॉब रिजर्वेशन अप टू 80 to 100% इन डिफरेंट लेवल्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर असमीज पीपल। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक कमिटी था, उसी कमिटी ने असम एकॉर्ड क्लॉज 6 के अंदर यह कहा कि अगर क्लॉज 6 को इंप्लीमेंट करना है तो उसमें एक चीज करना पड़ेगा कि वी हैव टू गिव रिजर्वेशन फॉर द लोकल असमीज पीपल। तो ये इसी के हवाले अभी असम गवर्नमेंट और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सून अ न्यू डोमिसाइल पॉलिसी विल बी ब्रॉट टू गिव इफेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कमिटी रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है, बिकॉज अगर हम देखें अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 ने क्लियर कट कह रखा है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई स्पेशल पावर नहीं है, एक्सेप्ट आर्टिकल 370 जो अब स्क्रैप डाउन हो चुका है, या आर्टिकल 371 जिसके अंदर असम के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। सो अगर हम सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे तमाम जजमेंट्स हैं और उन सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी भी रिजर्वेशन को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज नेवर एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ एनी स्टेट हु गिव प्रेफरेंसेस टू देयर लोकल रेसिडेंट्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसी देश की अखंडता, देश की एकजुटता खतरे में आ जाएगी। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पे आप देख सकते हैं कि सन ऑफ सॉइल के मुद्दे के ऊपर डिस्कशन किया गया था। सन ऑफ द सॉइल मतलब जो भी स्टेट जो अपने लोकल रेसिडेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं उसी को हम लोग सन ऑफ द सॉइल कहते हैं, अपने मिट्टी का बेटा, सन ऑफ द सॉइल। तो ऐसे मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द कोर्ट एक्सप्रेस दैट सच पॉलिसीज वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस था ये किसी और मुद्दे से जुड़ा हुआ है, बट उसमें यह भी मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई पॉलिसी लाती है सो प्राइमा फेसी दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। इसके बाद देख सकते हैं सेम सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में प्रदीप जैन के जजमेंट को कंटिन्यू किया गया और यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके का आप लोकल रेसिडेंट्स को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो सरकारी जॉब्स में।
साथ ही साथ बाकी तमाम जजमेंट्स है 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे लाए गए पॉलिसीज को खारिज किया। राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने कुछ सरकारी जॉब्स में ये कहा था कि इन डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लोग को स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो वैसे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16। सेम आप देख सकते हैं 2019 में रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी तरीके के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए पॉलिसी को खारिज किया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया था जहां पे ये कहा था कि जितने भी कुछ स्पेसिफिक सरकारी जॉब्स हैं वहां पे जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगेन दिस केस वेंट बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस प्रोविजन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ओपिनियन की बात करें तो ऐसा तो कोई प्रावधान या ऐसा कोई चांस नहीं है कि असम गवर्नमेंट अगर ये कोई पॉलिसी लाती है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली पास किया जा सकता है। इसका बस बेसिस असम गवर्नमेंट कैसे जस्टिफाई कर सकती है? असम गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई कर सकती है असम एकॉर्ड क्लॉज 6 के हवाले से। अब ये न्यायपालिका का जजमेंट होगा कि वेदर असम एकॉर्ड provides that basis for the Assam government to bring a law or not. अब अगर हम बात करें कि why it should be given, क्यों स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देना चाहिए कि वो अपने लोकल रेसिडेंट्स को किसी तरीके का फायदा पहुंचा सकते हैं, तो इसके कुछ 4 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है प्रोटेक्ट द राइट ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, बिकॉज अगर आप किसी स्टेट में रहते हो तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट का ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने नागरिकों या अपने लोगों का ख्याल रखे, जो रेसिडेंट्स उनके स्टेट में हैं उनका ख्याल रख सके। इफ दोज पीपल आर अनएम्प्लॉयड देन स्टेट गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी, इज अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट इट शुड प्रोवाइड जॉब्स, द राइट टू लाइवलीहुड टू द पीपल। सेकेंड इज बहुत सारे स्टेट्स, खासकर असम और नॉर्थ ईस्ट के ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा बाहर से लोग माइग्रेंट्स आए हैं, तो उसकी वजह से भी असम के लोकल लोगों को या उस स्टेट के लोकल लोगों को बचाने की जरूरत है, इसीलिए इस तरीके का रिजर्वेशन देना आवश्यक हो जाता है। तीसरा आर्गुमेंट अगर बात करें तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में यह कहा गया है कि ये जो हम कह रहे हैं कि कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है किसी भी लोग को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रेसिडेंस वगैरह वगैरह, लेकिन आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी स्पेशल तरीके का रिजर्वेशन या डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है उस कम्युनिटी के लिए या उस स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों के लिए जिनका सरकारी जॉब्स में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो दोज पीपल हु आर अनरिप्रेजेंटेड, दोज पीपल हु आर नॉट रिप्रेजेंटेड on a substantive basis in government jobs, then state government has the right to bring such policies for them. So article 16 clause 4 को भी यूज करके वो इन चीजों को जस्टिफाई करते हैं। सो ये 3 आधार है जिसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि वी शुड बी गिवन द राइट टू इंप्लीमेंट दैट। व्हाई इट शुड नॉट बी गिवन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा आइडिया ऑफ इंडिया इज एक्सपेरिमेंट, बहुत मुश्किल से आइडिया ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट हो पाया था। इंडिया जो कि एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड पॉपुलेशन, ऐसे कंट्री को एक साथ रखना, एक साथ जोड़ कर रखना इज अ ह्यूज चैलेंज। अगर आप सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को इस तरीके का पावर दे दोगे कि महाराष्ट्र विल रिजर्व जॉब्स फॉर मराठी पीपल, बिहार विल रिजर्व जॉब्स फॉर बिहारी पीपल, तमिलनाडु विल रिजर्व जॉब फॉर तमिल पीपल, then what is the idea of India? The idea of India will collapse because this will lead to balkanization. Balkanization means fragmentation of India. सारे states अपने आप को अलग अलग हो जाएंगे। It violates Article 14 which talks about right to equality. Article 16 जिसके अंदर ये कहा गया है कि केवल पार्लियामेंट ऐसा लॉ ला सकती है। Article 19 में freedom to move and reside है हमारे पास। Article 19 में है freedom to work, तो आप कैसे किसी को काम करने से रोक सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ उसके रेसिडेंस क्राइटेरिया से। आर्टिकल 21 ऑल्सो टॉक्स अबाउट पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लिव विथ डिग्निटी। तो अगर आप किसी को कह रहे हो कि आप उस स्टेट के रेसिडेंस हो और आपको हम जॉब नहीं देंगे, तो इट वायलेट्स समवन्स डिग्निटी एंड इट वायलेट्स समवन्स लिबर्टी। और प्रियम्बल की बात करें तो आप प्रियम्बल में देख सकते हो, प्रियम्बल टॉक्स अबाउट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो अगर आप इस तरीके का
प्रोविजंस लाते हो, सो दिस विल बी ब्रेकिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, द आइडिया ऑफ वननेस अमंग इंडिया। वॉट शुड बी द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड है, आप रिजर्वेशन या इन सारे चीज़ों को देखो, ये तो एक एस्पेक्ट है रिजर्वेशन का। आप देख रहे हो बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देख रहे हो इंडिया में भी रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी सालों से प्रोटेस्ट चल रहा है। और रिजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बट ये मुद्दा जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बट इससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो एक स्ट्रक्चरल इशू है, लैक ऑफ जॉब्स। अगर आप सभी लोग को पर्याप्त जॉब दोगे तो रिजर्वेशन का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। इफ यू आर गिविंग 100 जॉब्स और आप इसको बढ़ाकर 1000 जॉब्स दो, तो अगर आपके पास ज्यादा जॉब्स है तो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, तो फिर गवर्नमेंट जॉब्स और इन चीजों की क्रेज अपने आप कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चैलेंजेस जो इंडिया के सामने हैं उसको ठीक करने की जरूरत है, और इसमें सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब ठीक होगा तभी इंडिया को वो जॉबलेस ग्रोथ से बचा सकता है। सेकेंड, क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज आपको पता है इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री, और अगर इंडिया में जो हमारी डेमोग्राफी है, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, अगर उसको हम एक अच्छी एजुकेशन दे और अच्छा स्किल डेवलपमेंट दे तो वी कैन बिकम द ग्लोबल वर्कफोर्स, हम दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। और अगर इस तरीके की प्रावधान देनी भी है, इफ एनी स्टेट wants to give, then ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिनेरियो में होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी आपके स्टेट में है जो बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया है हर एक मैट्रिक में, सोशल मैट्रिक्स में, इकोनॉमिक मैट्रिक्स में, पॉलिटिकल मैट्रिक्स में, कल्चरल मैट्रिक्स में, देन वैसे केसेस में आप रिजर्वेशन दे सकते हो। तो ये केवल ब्लैंकेट तरीके से या बहुत ही सिंपल वे से नहीं देना चाहिए, बट इट शुड बी एक्सरसाइज्ड विद अ ग्रेट डिग्री ऑफ कॉशन, बिकॉज दीज आर एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14, 15 एंड 16। सो इस तरीके से वी कैन go ahead with this whole policy of whether reservation should be there or not. So ये तीन इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थे। इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पॉलिसी रेलेवेंट हो जाता है, जिसके लिए आपको आर्टिकल 16, आर्टिकल 371 इनको समझना होगा, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के बारे में। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।